वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 3 लेक्चर्स को नहीं सुना तो उनको एक दफा लाजमी सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है और डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की 2 टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे, जो है इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है? द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अनेबल का मतलब है कि इजाजत देगा अ प्रोग्राम, जो हम सी के अंदर किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखेंगे तो ये उसको इजाजत देगा टू असेस कि उसको हासिल कर सके अ लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये इजाजत देता है हमारे प्रोग्राम को कि वो इन लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सके। ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं? जैसा कि आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेज में जो लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट बुक्स होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका नाम हमने लाइब्रेरी रखा हुआ है। ठीक है, उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स क्या हैं? हेडर फाइल बेसिकली हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हमने इनपुट आउटपुट को यूज करना है, प्रिंट एफ स्कैन एफ को यूज करना है, तो उसके लिए हमें stdio.h की एक हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेडर फाइल्स हैं इनके बगैर हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये अनेबल करता है हमारे प्रोग्राम को कि वो एक्सेस कर सके लाइब्रेरीज को। ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल, हर लाइब्रेरी के पास जो है वो डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये जो इंक्लूड डायरेक्टिव होते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन से हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। तो लास्ट जो हमने अपना सी का प्रोग्राम देखा था, ये जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने देखा हैश इंक्लूड। ये जो है ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। अगर हम इसमें ये पूरी की पूरी लाइन शामिल करें तो ये हमारी हेडर फाइल बन जाती है। ठीक है, अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन को लिखना चाहते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस हेडर फाइल को लिखना जो है वो जरूरी होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो सकेगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है? The defined directive is used to define a constant. It start with hash symbol. It is not terminated with the semicolon. ये जो डिफाइन प्री प्रोसेसर्स होते हैं ये बेसिकली किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास पाई जो है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू जो है वो 3.1415 जो है वही रहेगी। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा कांस्टेंट बनाना चाहूं, ठीक है, वो मैं क्या करूंगा, किस तरह से बनाऊंगा? तो मेन से पहले मैं लिखूंगा हैश डिफाइन, ठीक है, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा पी आई, यहां पे कुछ भी लिख दें, पी लिख दें, और साथ उसकी वैल्यू लिख दें 3.1415, और इसके लास्ट पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाना। ठीक है, ये हमारा जो है ये डिफाइन प्री प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर मेन से पहले पहले लिख देते हैं। ठीक है, और जब हमने उनको यूज करना होता है, अब मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो मैं अब इसकी वैल्यू को कहीं पे भी नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ ये जो पी वाला वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर सिंपल जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, कैपिटल पी। तो इस तरह से हम अपने डिफाइन वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स जो है ये भी हमने देखा है कि हेडर फाइल्स जो है ये क्या होती हैं। हेडर फाइल जो है ये एक कलेक्शन होती है, ये एक मजमूआ होता है किसका, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का। अब ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जब हम printf फंक्शन जो है, अब ये फंक्शन क्या होता है, पहले ये फंक्शन देख लें फंक्शन क्या है। एक चीज याद रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक रूल है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो सी के अंदर एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, सी के अंदर एक फंक्शन बन जाता है। वो फंक्शन क्या करता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन जो है उसने क्या करना है। ठीक है, जैसे printf है तो printf जो है वो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपने लिखा है स्मॉल ए और उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो ये भी एक फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहां पे देखें क्या लिखा है, हेडर फाइल आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अब ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम stdio.h लिखेंगे तो उसके लिए हमें printf फंक्शन जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, printf और scanf। ठीक है, इनपुट आउटपुट है, उसके लिए हम ये दोनों फंक्शन जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने stdio.h लिखा है, इसके लिए एक और हेडर फाइल होती है #include onio.h। ठीक है, ये जो हेडर फाइल है ये हमारे प्रोग्राम के अंदर getch फंक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, getch फंक्शन जो है ये हमारी जो कंसोल होती है, ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे हम आउटपुट देखते हैं, उसको रोकने के लिए यूज की जाती है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पज। हर तरह की हमारे पास डिफरेंट जो है वो हेडर फाइल्स होती हैं। मैथ के लिए हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं, वो जो हेडर फाइल है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो लिखे होते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज अ प्लेस। मेन फंक्शन जो है ये वो जगह होती है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम इज स्टार्ट, जो जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, जब प्रोग्राम चलता है, द कंट्रोल एंटर द मेन फंक्शन, जो कंट्रोल होता है वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट, और उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो कंपाइलर होता है वो कभी भी प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से कंपाइल करना नहीं शुरू करता। ठीक है, हमारा कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम के अंदर जिस चीज को फाइंड करता है वो हमारा मेन होता है। ठीक है, वो मेन को सबसे पहले ढूंढता है, उसके बाद इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सबसे पहले printf को एग्जीक्यूट करेगा, फिर scanf को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद getch को एग्जीक्यूट करेगा। When the program is executed, the control enter the main function and start executing its statement. उसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या होती है ये भी अभी हमने देखी है। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, सी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, सी स्टेटमेंट जो है, a C statement in C language is an instruction for the computer। ये जो C statement है ये C language के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है, क्या करना है, for the computer to perform a task, ताकि वो कोई ना कोई टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। The statement written in curly brackets, जो स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी होती हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।